Say mine. So what new we are going to do? Some fundamental rule of finance. जिस बेसिक रूल है, नो डाउट व्हेन वी से पर्सनल फाइनेंस, तो देयर इज सम पर्सनल टच रिक्वायर्ड फॉर दीज फंडामेंटल रूल्स, बट these are the basic rules. If any one of you will follow it, your maximum फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मुझे लोग कहते हैं ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गए, डेट में आ गए, या दैट प्रॉब्लम विल ऑटोमेटिकली गो. And these rules have not been made by me. If you will only Google it, rules of thumb for personal finance, many of them you will find on Google itself. मैंने केवल उसको इकट्ठा किया है, इकट्ठा करके कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा. आप में से जो चाहे यू कैन गेट इट ऑन द गूगल. बहुत सारे बैंक्स के साइट पे, बहुत सारे म्यूचुअल फंड के साइट्स पे यू विल गेट द सेम रूल्स. व्हाट आर दोज रूल्स? आई एम स्टार्टिंग. यू नो, एट 4:30 हमारे इंडिया में ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले खत्म करेंगे. आई होप यू ऑल कैन सी माई स्क्रीन. इफ एनी वन ऑफ यू कैन रिस्पॉन्ड, यस यू कैन सी, वेरी गुड. नाउ yes, I'm going to the first rule. If you can note it down, it will help you all. Try to use it in your life. It will be very good. Now, first rule: whenever you are starting your earning life, try to save 30% out of that. 20 करते हैं, that is enough. But generally what happened कि we start our earning life in 25, 26, 27, लेकिन शुरू में हम करते नहीं. After every 5 years you have to increase your saving by 10%. That means अगर आपने 25 साल में जॉब स्टार्ट किया और 25 साल से सेव करना शुरू किया, तो इफ यू आर सेविंग 20%, इट इज मोर देन एनफ. मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सेविंग की जरूरत नहीं होती लाइफ में, कंसिस्टेंट सेविंग की जरूरत होती है. सेविंग्स, लोग कहते हैं बहुत सेविंग करना, जो कमाया सब सेव करना. नहीं, आपने कमाया है, प्लीज उसको एंजॉय करिए. अच्छे घर में अपना जो आपके अर्निंग स्टेटस है उस तरह का आपका घर होना चाहिए, उस तरह की आपकी गाड़ी होनी चाहिए, उस तरह का आपके कपड़े होने चाहिए, उस तरह के आपके लाइफस्टाइल होने चाहिए, उस तरह के आपके होटल्स में जाना चाहिए. जब आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो आप 3 टियर में ट्रेवल करेंगे, 2 टियर में ट्रेवल करेंगे, किस में ट्रेवल करेंगे, वो उसी तरह का होना चाहिए. आपकी अर्निंग बेकार है अगर आप सब कुछ सेव करने की कोशिश करते हैं, तो आप फिर बड़ा नहीं सोच पाएंगे. अगर आपको बड़ा सोचना है अगर आपको, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो अर्निंग है उसी हिसाब से आपको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है. तो ऐसा नहीं कि सब कुछ सेव करना है, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको 20% सेव करना है फ्रॉम द डे फर्स्ट. अगर 5 साल निकाल दिया, एवरी 5 ईयर के बाद यू हैव टू सेव 10% मोर. तो ये ना एक ऐसा रूल है कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है. बिकॉज अगर सपोज आपने 35 पे स्टार्ट किया, तो आपको 50% सेव करना पड़ेगा टू गेट द सेव टारगेट. बिकॉज 30 पे 10% बढ़ाना पड़ेगा, फिर 35 पे 10% बढ़ाना पड़ेगा. इस तरह से आपकी सेविंग्स यू हैव टू इंक्रीज. तो सी दिस रूल, इट सेज दैट सेव 20% एंड इंक्रीज बाय 10% आफ्टर एवरी 5 ईयर. ऐसा नहीं कि आपको बढ़ाना है. अगर आपने पहले सेविंग नहीं किया, सपोज 25 में यू हैव नॉट सेव, तो 30 में जाके अब आपको अपनी इनकम का 30% सेव करना पड़ेगा. 35 में जाके आपको अपने इनकम का 40% सेव करना पड़ेगा. 40 में जाके आपको अपने इनकम का 50% सेव करना पड़ेगा टू स्टार्ट विद. तो बेटर कि आप शुरू से ही 20% सेव करिए, सो दैट कि 20% थ्रू आउट द लाइफ सेव करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा. योर प्लानिंग विल बी गुड. नाउ रूल 2, इमरजेंसी फंड. जनरली क्या होता है, आई एम रीडिंग नाउ डेज, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, सर माई बैंक अकाउंट हैज 1 लाख रुपीज, माई बैंक अकाउंट हैज 50,000 रुपीज, व्हाट टू बाय, वेयर टू बाय. वेन एवर यू गो इनटू इक्विटी ना, जनरली आपको लगता है बस पैसे हैं इसको शेयर खरीद लो. नहीं, ऐसी गलती नहीं करना. किसी भी दिन चाइना ताइवान हो सकता है, किसी भी दिन रशिया यूक्रेन हो सकता है, किसी भी दिन इंडिया पाकिस्तान हो सकता है, किसी भी दिन कोरोना हो सकता है, किसी भी दिन आपका बॉस आपको बुला के कह सकता है रिजिग्नेशन दे दीजिए, किसी भी दिन आपका एक्सीडेंट हो सकता है. For that, you should be having at least 6 months of expenditure in your hand. That means if your salary is approx 1 lakh rupees, that means 6 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए. अब बैंक अकाउंट में होने का मतलब जरूरी नहीं कि वो दैट शुड बी इन फॉर्म ऑफ ओनली कि नहीं जी आपके पास सेविंग अकाउंट में हो. इट कैन बी इन एफडी, इट कैन बी लिक्विड फंड. somebody's mic is on. You can help me. One I have given co-host right to few people.
अगर आप लोग देखें, इफ अदरवाइज उनको म्यूट करेंगे और रिमूव कर देंगे सो दैट कि अदर्स शुड नॉट गेट डिस्टर्ब। तो व्हाट इज योर वर्क कि ट्राई टू पुट एटलीस्ट 6 months ऑफ योर सैलरी इन द सेविंग अकाउंट, एफडी, लिक्विड फंड्स। अब मान लो सपोज मेरी इनकम 1 लाख रुपीज है, तो 6 months 6 लाख रुपीज रखना है, तो 6 लाख पूरा सेविंग अकाउंट में मत रखिए। 1 लाख 2 लाख सेविंग अकाउंट में रख दिए, 1 लाख 2 लाख की आपने एफडी कर ली, 1 लाख 2 लाख की आपने कोई लिक्विड म्यूचुअल फंड परचेज कर लिया और डेट फंड परचेज कर लिया। लाइक दैट ट्राई टू कीप योर मनी इन सच अ वे दैट कि जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसको यूज कर सकते हैं। 6 months of your salary should be in form of liquid fund, should be in form of liquid fund. Very important rule. Third rule, retirement corpus. जनरली कहते हैं लोग कि हम रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा इकट्ठा करें, इसकी कैलकुलेशन है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी हमारे पास 40-45 मिनट्स है, तो मैं उस कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जा रहा हूं। आई एम गोइंग ओनली इन द रूल पार्ट। इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स कि सर इसको कैलकुलेट कैसे किया गया, व्हाई इट इज 20 टाइम, व्हाई इट इज नॉट 25 टाइम और इट इज नॉट 15 टाइम्स, तो दैट कैलकुलेशन कैन ऑल्सो वी कैन हैव सेपरेट क्लासेस फॉर दिस। बट अगर आपकी जो भी एनुअल इनकम है, सपोज आज आपकी एनुअल इनकम है 1 लाख रुपीज पर मंथ, दैट इज 12 लाख रुपीज। 12 लाख का 20 टाइम्स 2 करोड़ 2.4 करोड़ अगर आपके पास हो जाते हैं, तो दैट विल बी एनफ टू प्लान योर रिटायरमेंट। अब आप कहेंगे सर आज ये 1 लाख है, मैं तो 20 साल बाद रिटायर होऊंगा। कोई बात नहीं, आज के हिसाब से आप प्लान करिए। 20 ईयर्स में आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपका रिटायरमेंट कॉर्पस भी बढ़ेगा। तो 20 ईयर्स तक आपको अपनी सेविंग को किस तरह से करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि 20 टाइम्स ऑफ योर रिटायरमेंट के टाइम पे जो इनकम है उसका आपके रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए। नाउ कितना अगर आप सेव करते हैं तो ये हो जाएगा, मैं बताता हूं। विद इक्विटी एक्सपोजर एनी पर्सन फर्स्ट डे से अगर 8 to 10%, हमने 20% सेव करना शुरू किया था, उसमें से कुछ घर पे लगाएंगे, कुछ बच्चों के एजुकेशन पे लगाएंगे, कुछ अगर 8 to 10% ऑफ योर इनकम यू स्टार्ट सेविंग फॉर द रिटायरमेंट, कि मैं इसको रिटायरमेंट दे दूंगा। आपको याद होगा शुरू में हमारे 12% का एक पीएफ कटता था, 12% का बीएफ करता था, 12% का ही पीएफ उतना ही गवर्नमेंट डालती है, दैट कम्स टू 24%। मैं आपको बता रहा हूँ 24% का जो पीएफ होता था, अगर वो इक्विटी में डाल दिया जाए ना, वो इतना पैसा हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते, इतना पैसा हो जाएगा। लेकिन उस पर क्योंकि हमें 5, 5.5, 6% मिलता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। मैं आपको एक कैलकुलेटर दिखाता हूँ और आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत पैसा हो जाएगा। तो 8% से 10% अगर आप अपना सेव करना शुरू कर देते हैं एंड यू पुट इट इन द गुड इक्विटी, आपका वो पैसा इतना हो जाएगा कि आप अपने लाइफ में उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। आप अपने लाइफ में उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ SIP कैलकुलेटर। प्लीज मुझे लास्ट में आप रिमाइंडर देंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना पैसा वो हो सकता है। नाउ नेक्स्ट एक चीज और बता रहा हूं, रिटायरमेंट कॉर्पस जो हमारे पास होता है उसमें से हम पैसा रिटायरमेंट के बाद निकालते हैं यूज करने के लिए। कितना निकालना है, किसी भी सर्कमस्टांसेस में, आई एम रिपीटिंग, किसी भी सर्कमस्टांसेस में 4 to 5% से ज्यादा नहीं निकालना है। जनरली क्या होता है, 60 में हम रिटायर होते हैं, एक्सपेक्टेंसी हमारी होती है कितने की, 80 ईयर की। जनरली 80 ईयर यानी 20 ईयर करना है, तो 4 to 5 ईयर में 5% वो लग जाता है। लेकिन 4 to 5 ईयर जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ेगी, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आपका प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा। तो 4 to 5 ईयर जब आप निकालते हैं तो जनरली 6% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा, बिकॉज आफ्टर योर रिटायरमेंट यू विल बी पुटिंग द सेम मनी इनटू डेट फंड। आपका इक्विटी में पैसा नहीं रहेगा। जब आप रिटायर हो चुके होंगे तो आप, क्योंकि उस समय आपको रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर नहीं होगी, तो आपका पैसा कहाँ होगा, आपका पैसा मैक्सिमम डेट फंड में होगा। डेट फंड आपको कितना रिटर्न दे रहा होगा, एफडीज एंड ऑल 6%, 6.5%, 7% आफ्टर टैक्स। तो जब आपको 6% का आसपास की उस पर रिटर्न होगी, उसमें से 4 to 5% आप खर्च कर रहे होंगे, 2% के आसपास आपका टैक्स लग रहा होगा, बिकॉज एफडीपी का जो रिटर्न होगा वो 20-25% के रेट से आपका टैक्स लग जाएगा। इससे ज्यादा अगर आप निकालते हैं तो आपको लेटर लाइफ में जाके आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऑलवेज रिमेंबर यू शुड बी हैविंग 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम एज अ रिटायरमेंट फंड एंड यू शुड नॉट बी यूजिंग मोर देन 4.5 or 5% of that fund in your retirement expenditure every year. Next thing, the next rule which we are going is
कॉस्ट ऑफ हाउस, ये बहुत बड़ा गलती, जो कहते हैं ना बहुत बड़ी गलती लोग लाइफ में करते हैं कि ये घर खरीदना है, खरीदते भी हैं अपने आप। ये घर इंसान का कितना बड़ा होना चाहिए? हर आदमी चाहता है कि मेरा बंगलो हो, मेरा 5 BHK हो, 8 BHK हो, गुड़गांव में हो, कनाट प्लेस में हो, बंगलोर में हो। कितना? रूल कहता है कि आपकी 3 इयर्स की फैमिली इनकम से ज्यादा का अगर आप घर लेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। या तो EMI में परेशान होंगे, या आप अपने कोई और एक्सपेंडिचर्स काटेंगे। देखिए एक टाइम ऐसा आता है, अगर आपकी वाइफ है तो बच्चे हैं, उनके अगर आप खर्चों को काटते हैं, बिकॉज हमारा अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम लाइफ का क्या हमारा घर है, या हमारी गाड़ी है, या हमारा बैंक बैलेंस है? मेरे समझ से अल्टीमेट एम है कि हम चीजों को ऐसे प्लान करें कि हम हर सिचुएशन में खुश रहें। हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट एम। अगर हमने घर बहुत बड़ा ले लिया और पता चला हर महीने हमें घर के एक्सपेंडिचर करने में हमें दिक्कत आ रही है, हर महीने किचकिच हो रहा है, हर महीने EMI इतनी चली जाती है कि प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट घर इज ऑफ नो यूज। लोगों को दिखाने के लिए हम बहुत बड़े घर में रहते हैं, लेकिन हो सकता है हम बहुत सारे अपने ऐसे एक्सपेंडिचर जो एवरीडे बेसिस पे हमें रिक्वायर्ड है, हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे घर में रहने का कोई फायदा नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी जो घर का एक्सपेंडिचर है, दैट शुड नेवर बी मोर देन 3 times of your family income। अब फैमिली, सपोज मैं केवल जॉब कर रहा हूं, मेरी अगेन मैं वही बार बार एग्जांपल ले रहा हूं, 1 लाख रुपीस की सपोज मेरी सैलरी है, दैट मींस 1 ईयर की मेरी 12 लाख होगी, 36 लाख 40 लाख के आसपास का मेरा घर होना चाहिए इफ माय सैलरी इज 1 लाख। अब मैं और मेरी वाइफ दोनों जॉब करते हैं, सपोज 50,000 वो भी अर्न करती है, इसको ऐड कर दीजिए, अब 18 लाख पर ईयर हो गया, 18 लाख इंटू 3 54 होता है, तो 55-60 लाख के आसपास का मेरा घर होना चाहिए। हो सकता है मेरी कुछ और रेंटल इनकम या आपका इंटरेस्ट इनकम हो, उसको भी ऐड कर दीजिए। वॉट एवर इज योर एनुअल इनकम, एनुअल फैमिली इनकम, ऑलवेज उसके 3 टाइम्स का आपका घर होना चाहिए, उससे ज्यादा का घर आपको नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में रहते हैं जनरली आप। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, अगर कोई आप में से ऐसा होगा जो लास्ट में मुझे बताएगा इन रूल्स का, बिकॉज मैं आई विल सी द टाइमिंग कितना लगता है, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है आज, तो क्या इनमें से किसी रूल को आपने डेविएट किया तो उसकी वजह से लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई? मतलब लाइफ में हो सकता है, इट कैन बी पर्सनल, आप नहीं बोलना चाहें तो इट्स ओके, बट अगर कोई बताएगा तो थोड़ा सा बाकियों के लिए एक रीइंफोर्समेंट होगा कि यस वी आर नॉट सपोज टू डू इट। ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। व्हाट डज इट सेज? इक्विटी इन्वेस्टमेंट। आपने जल्दी से सुनील त्रिपाठी की क्लासेस की और सुनील त्रिपाठी ने बताया इक्विटी इज द बेस्ट थिंग, आई हैव टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी, इफ यू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी, यू विल क्रिएट वेल्थ, यू विल बी द वेल्थिएस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और आपने क्या किया? सारा पैसा गोल्ड बेचा, FD बेचा, सब कुछ करके गोल्ड इक्विटी में लगा दिया। ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है, हमें अपना जो रूल है ना उसको फॉलो करना है। हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, नो डाउट, लेकिन कितना करना है, हाउ मच? प्लीज म्यूट करेंगे, किसी का माइक ऑन है। हमें कितना इन्वेस्ट करना है? हमें रूल, सिंपल रूल है, 100 माइनस योर एज। सपोज आई एम 45 ईयर ओल्ड, तो 100 माइनस 45, 55% ऑफ माई पोर्टफोलियो, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसका 55% शुड बी इन इक्विटी। अगर मैं इसको थोड़ा बहुत रिस्क लेके 2-4-5% ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसा लेकिन अगर आज के डेट पे 80% ऑफ माय पोर्टफोलियो इन इक्विटी, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। कैसे नुकसान करेगा? सपोज इक्विटी मार्केट में अभी कोई नीचे की तरफ जाता है ड्यू टू एनी रीजन, मेरे पास FD है, मैंने अभी पास्ट में 6 महीने पहले किया था ऐसा और मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे पास FD थी, मार्केट नीचे गई, जून की बात है, तो मैंने कुछ FD सेल किया और मैंने इक्विटी में लगाया। गोल्ड 56,000 जब गया था, मैंने कुछ गोल्ड सेल किया और मैंने इक्विटी में लगाया। अब इक्विटी ऊपर जा रहा है, मैं उसको कुछ सेल करूंगा और मैं दोबारा FD में जाऊंगा, दोबारा जाऊंगा। गोल्ड नीचे है, मैं इक्विटी को सेल करूंगा जब मार्केट। देखिए आप अपने रूल्स को फॉलो करना है। व्हाट इज द रूल? रूल इज 100 माइनस योर एज, 100 माइनस योर एज। अगर आप इक्विटी में रहते हैं बाय एंड लार्ज तो आप अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और आपकी इनकम अच्छी चलती है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा बना जाता है। ऑलवेज दिस इज द वेरी बेसिक रूल ऑफ पर्सनल फाइनेंस,
फॉर द इक्विटी। अच्छा, जब मैं इक्विटी की बात करता हूं, इट इंक्लूड्स योर म्यूचुअल फंड। इक्विटी इंक्लूड्स योर म्यूचुअल फंड। व्हेन यू आर पुटिंग मनी इन म्यूचुअल फंड और एनपीएस के थ्रू कुछ इक्विटी में जा रहा है, या अगर आपने कोई शॉप वगैरह खरीद रखी है, खोल रखी है, वो भी इक्विटी इज नॉट ओनली शेयर, इक्विटी इज द ओनरशिप ऑफ बिजनेस। इक्विटी इज ओनरशिप ऑफ बिजनेस। सपोज आप में से किसी के हस्बैंड है या आप खुद हैं, आपको शॉप खोलते हैं, आपकी जो सेविंग थी उसमें से 20 लाख लगा के आपने कोई शॉप खोली, तो दैट इज ऑल्सो इक्विटी। टाटा के कंपनी में आपने शेयर खरीद लिया, यू आर इक्विटी होल्डर। आपने अपनी शॉप खोल ली, वो भी यू आर इक्विटी होल्डर। तो दैट इज ऑल्सो योर इन्वेस्टमेंट। 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड इनटू दैट बिजनेस इज योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इट विल बी योर शेयर्स, your business investment, your mutual fund investment, NPS, some part of the NPS depending upon कि कितना आप उसमें भी, जब आप NPS करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि इक्विटी में कितना है, डेट में कितना है, तो उसमें आपने कितना डाला हुआ है, that also you have to see that. Okay, next rule I am going, cost of car. Again, ये एक बहुत ही ऐसा है कि हर बच्चे जब आप कार खरीदते हैं फिर कहते हैं जी कौन सी कार खरीदें। मैं आपको बता रहा हूं, आप गूगल करिएगा, आपको एक बड़े आसान से रूल मिल जाता है। और जनरली अगर आप बैंक में जाएंगे, अगर बैंक को लोन नहीं देना है, अगर आप एफडी से पैसा निकाल रहे हैं और उनको बताएंगे कि कार खरीदना है, तो वो भी आपको बताएगा। लोन देना होगा तो नहीं बताएगा, बिकॉज द हायर दे विल गिव द लोन द बेटर देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमेशा कहेगा ज्यादा ले लो, ज्यादा ले लो, बिकॉज जो बैंक का एग्जीक्यूटिव है उसके अपने टारगेट्स होते हैं। हाउ मच शुड बी द वैल्यू ऑफ कार? ऑन रोड प्राइस कितनी होनी चाहिए जितने की आपको कार अफोर्ड करना है। मुझे मर्सिडीज अफोर्ड करना है, ऑडी अफोर्ड करना है, आपका क्रेटा करना है, मारुति करना है, क्या करना है? 6 month ऑफ माई इनकम। सिंपल सा रूल है, 6 month ऑफ माई इनकम। अब आप अपनी इनकम देख लीजिए, ये नहीं होना चाहिए कि नहीं जी उसकी कार बड़ी है तो मुझे भी बड़ी रहनी है, और उसकी छोटी है तो आपको नहीं। आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस इकोनॉमी में रहते हैं, उसके हिसाब से सिंपल सा रूल है, 6 month ऑफ योर एवरेज इनकम। क्योंकि जब हम 6 month की बात करते हैं, बिजनेस में क्या होता है, किसी मंथ ज्यादा किसी मंथ कम होता है, तो एनुअल इनकम आप देखिए, एवरेज देख के 6 month के आसपास। अगेन सपोज मेरी सैलरी 1 लाख रुपीज है, 12 लाख आते हैं साल में, 6 month के 6 लाख होते हैं, 6 लाख 650 550 इसके आसपास की जो भी कार है जो आपको पसंद आती है वो आपको लेना चाहिए। उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा, हमेशा आपको नुकसान होगा, आप फायदे में कभी नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एक फ्रेंड था, कुछ दिन पहले की बात है, मैंने कई बार एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ, कहता है जी मैं अपना 5 सीटर कार बेच रहा हूं और मैं अपना 7 सीटर कार आई एम परचेजिंग। मैंने कहा क्यों? बोला कभी मम्मी पापा आते हैं तो उनके साथ घूमने जाने में दिक्कत होती है। ठीक है, वो है, उसकी वाइफ है, एक बेटी है। मैंने कहा मम्मी पापा आपके पिछली बार कब आए थे? 3 साल पहले। अब कब आएंगे इसका पता नहीं। सोचिए कि आपने 5 लाख की कार बेची और 15 लाख की कार खरीदी। 10 लाख में तो कार वाला भी आता, ड्राइवर भी आता, सलूट भी करता, आपके मम्मी पापा को जहां मर्जी वहां घुमाता, और 10 लाख के केवल इंटरेस्ट में तो वो भी, तो आप समझने की कोशिश कीजिए वो बेकार है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है कभी साल 2 साल 4 साल में आपको शिमला मनाली मम्मी पापा को लेके जाता है, जाइए प्लीज, दिस इज रिक्वायर्ड। बट उसके लिए आपको कार खरीदने की जरूरत नहीं। 25,000 30,000 40,000 50,000 खर्च कीजिए, ड्राइवर आएगा आपके घर से लेकर जाएगा आपको, एंड वो आपको सस्ता पड़ेगा। उस समय आपको देखने में लगता है कि 50,000 चला गया, और जब अपनी कार होती है पेट्रोल डाल के आप जाते हैं आपको नहीं लगता, लेकिन वो एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो आपकी कार के जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी 6 month ऑफ योर इनकम। उसके बियॉन्ड आपकी कार की वैल्यू नहीं होनी चाहिए एज पर द रूल ऑफ पर्सनल फाइनेंस। आई एम अगेन टेलिंग कि दिस इज नॉट रूल, हैज नॉट बीन डेवलप्ड बाय मी, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय डिफरेंट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। देखिए अगेन, लाइफ ऑफ द कार, हमें कार को कितने सालों तक अपने पास रखना चाहिए, कितने साल तक? मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी कार खरीदते समय आपका एकदम क्लियर डिसीजन होना चाहिए कि यू विल कीप दैट कार फॉर 10 ईयर। अगर आप किसी कार को 10 साल से कम रखते हैं, तो उस केस में आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होते हैं, वो यूजलेस एक्सपेंडिचर है। 10 ईयर एवरेज की बात करता हूं, हो सकता है कोई कार आपको 9 साल में बेच दी, कोई आपने 11 में, एवरेज 10 साल आपको कार को रखना चाहिए। 10 साल। देखिए कार का खर्चा क्या होता है, अगर आपके पास पेन पेपर है तो देखिए, आपने जो कार खरीदी, इंश्योरेंस हर साल कराते हैं,
उसके बाद उसके हर साल आप उसको सर्विस कराते हैं, पेट्रोल देते हैं, यहां तक तो आपको समझ में आता है। इसके बियॉन्ड कुछ खर्चे हैं जो आपको समझ में नहीं आता, उसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू, सपोज मैंने आज एक 10 लाख की कार खरीदी 10 साल बाद, सोचिए 10 साल बाद वो 10 लाख अमाउंट अगर मेरा बैंक में होता तो वो कितना हो गया होता। 10 लाख रुपीज आज मैं बैंक में रखता हूं, 10 साल बाद सिंपल मैं किसी भी म्यूचुअल फंड में डालता हूं तो लगभग वो किसी भी हाथ में 25 लाख रुपए होंगे। तो इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने 10 लाख की कार खरीदी, 10 साल बाद उसको 4 लाख में बेच दिया, हमें तो 6 लाख का नुकसान हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहली बात, आपने 10 लाख की कार खरीदी है, 10 ईयर बाद आपका जो पैसा जा चुका है वो 25 लाख है, प्लस जो 4 लाख आ रहा है दैट इज नॉट 4 लाख। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखोगे तो 10 साल बाद उस 4 लाख की वैल्यू बहुत कम के बराबर है। तो इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो कैसे कैलकुलेशन होती है, मैं आपको एक सिंपल रूल ऑफ थंब बता रहा हूं, सिंस इट इज अ क्लास ऑफ रूल ऑफ थंब। जो भी आपकी कार की वैल्यू है, लिख लीजिए कार की वैल्यू, सपोज मेरे कार की वैल्यू है 8 लाख, उसको डबल कर दीजिए और डिवाइड बाय 60 कीजिए। आपकी कार की वैल्यू 8 लाख की मेरी कार है, डिवाइड इंटू 2 कर दिया, वो हो गई आपकी 16 लाख की, डिवाइड बाय 60 करिए। ये आपका मंथली एक्सपेंडिचर ऑन कार होता है। ये आपका मंथली एक्सपेंडिचर ऑन कार है। अब आप देखिए कि आप अपने कार पे कितना खर्च कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता। 8 लाख की कार इंटू 2 16 लाख, 16 लाख को डिवाइड करके बताइए कितना आता है जल्दी। 16 लाख डिवाइड बाय 60 कितना आता है, कोई बताइए, मैथमेटिक्स वाले कोई दिख रहे हैं मुझे कुछ लोग, एनीवन? सर 26,666 26,666 रुपीज। देखिए 25-26 हजार रुपए, यानी लगभग डेली का हम 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं। और हम ओला वाले को या उबर वाले को जब हम देते हैं 200-400 रुपए, वो हमें महंगा दिखता है क्योंकि वो हम दे रहे होते हैं, और ये हमने इकट्ठा दे दिया, हमें पता नहीं चलता। दिस इज द ओनली डिफरेंस, बट ओइंग अ कार इज वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। ऑलवेज आप अपने कार के एक्सपेंडिचर इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो यू विल कम टू द राइट एक्सपेंडिचर ऑफ योर कार, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा, आपको हमेशा ओला का एक्सपेंडिचर ज्यादा लगेगा। नाउ नेक्स्ट रूल, रिप्लेसमेंट ऑफ योर अप्लायंसेस। घर में जाते हैं, श्वेता शर्मा जी घर जाते ही बोलती हैं, पति जी ये टीवी पुरानी हो गई, इसको चेंज कर दो। दीपक जी अपने घर जाते हैं, उनकी वाइफ कहती है फ्रिज पुरानी होगी, इसको चेंज कर दो। कहते नहीं 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 अभी तो नहीं ये मॉडल नहीं जी। आप जब भी कोई अप्लायंसेस दे रहे हैं, अप्लायंसेस मींस एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आपको इसका एक सिंपल सा रूल है, मिनिमम 8 साल उसको आपको चलाना है। देखिए कोई एक्सीडेंट हो गया, आग लग गया, वो अलग सिचुएशंस होती हैं, उसको रूल ऑफ थंब कहता है कि अगर आप 8 साल उसको नहीं चलाते हैं, आप हर 4 साल में एसी चेंज करते हैं, हर 5 साल में टीवी चेंज करते हैं, तो अल्टीमेटली आप अपने फाइनेंस को वेस्ट करते हैं। लेते समय कितने का लेना है वो मैं बताऊंगा अभी आगे चल के, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको 8 ईयर्स चलाना है। 8 ईयर के बाद आप चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आप उससे हो गए, अगर आप उसको और चलाते हैं तो ये अच्छी बात है, आपके फाइनेंस और बेटर हो जाएंगे। बट रूल ऑफ थंब सेज कि अगर आप 8 साल से कम चलाते हैं तो ये गलत करते हैं। सम लेडीज मुझे अभी कुछ देर के बाद मैसेज करने वाली है, मैं तो अपने घर में टीवी चेंज करने वाली थी, आपने मेरे पति को ये क्या पढ़ा दिया, अब तो बड़ा गड़बड़ होने वाला है। सॉरी बक्सानी जी अगर कुछ ऐसा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, बट दिस इज द रूल ऑफ थंब। ऐसा तो नहीं है टीवी में कुछ सर जब से मैंने आपको ज्वाइन किया ना, हाँ मुझे तो यही पता है कि 300 का पिज्जा ना खा के 300 का आईटी वेरी गुड। तो 8 ईयर्स आपको चलाना है। दूसरा, कई बार ऐसा होगा कि जब आपका जो अप्लायंसेज हैं वो खराब हो जाते हैं, आपने देखा टीवी खराब हो गया, आपने उसको रिपेयर करने के लिए, उस समय आपको देखना है इफ रिपेयर कॉस्ट इज मोर देन 50%। सपोज आपका 20,000 का टीवी है, कोई आता है और उसे कहता है कि नहीं जी इट विल टेक 10,000 और 11,000 और 12,000 फॉर रिपेयरिंग, आपको उस समय उसको रिपेयर नहीं कराना है। यू आर सपोज टू बाय अ न्यू टीवी एट दैट 8 ईयर्स और रिपेयर कॉस्ट इज मोर देन 50%। जब भी आपका रिपेयर कॉस्ट मोर देन 50% हो जाए, उस केस में आपको उसको चेंज ही करना है, उसको रिपेयर नहीं करवाना है एज पर द रूल। ये कैलकुलेशंस अगर आप देखेंगे, ये मैंने बताया कि एक एक्चुरियल साइंस एक ऐसा फील्ड है जहां पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है
तो जब इंश्योरेंस करते हैं वो लोग, किसी अप्लायंसेस के इंश्योरेंस करते हैं ऑल दोस थिंग, तो उसमें से कुछ कैलकुलेशंस निकाल के रूल्स बने हुए हैं। मैंने आपको बताया कि अगर कभी कैलकुलेशंस की क्लास होगी लंबी तो मैं उसमें बता सकता हूं आप लोगों को, लेकिन फिलहाल नॉलेज पर्पस से एक जनरल पब्लिक को अगर इतना पता हो तो दैट विल बी मोर देन एनफ। 8 इयर्स अगर आप किसी भी अप्लायंसेस को चलाते हैं, इसमें आप एक चीज मुझे पता है नहीं चला पाएंगे, चलाना उसको भी चाहिए, चलाना उसको भी चाहिए, लेकिन आप नहीं चला पाएंगे, वो है आपका सेल फोन। वो है आपका सेल फोन। जनरली 8 साल लोग आज के टाइम पे नहीं चला पाते, 4-5 साल में तो मतलब हद है। तो अगर चलाते हैं तो दैट इज कि आप उसकी एक्चुअल वैल्यू को आप यूटिलाइज कर पाए। एक्चुअल में जब आप आईफोन के लिए 70,000 देते हैं, दैट इज नॉट कॉस्टली। कॉस्टली कब होता है कि जब आप आईफोन के लिए 70,000 देते हैं और उसको 3 साल के बाद 10,000 में बेच देते हैं, वो दिक्कत है। अगर आपने 70,000 देके आपने आईफोन खरीदा एज पर योर लाइफस्टाइल, एज पर योर इनकम, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके इनकम में आता है और आपके लाइफस्टाइल में आता है, लेकिन क्या उसको अगले 8 साल चलाया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि आईफोन का काम है, कंपनी का काम है कि हर 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद नया मॉडल लाना, सो दैट कि आपको अट्रैक्ट करके अपग्रेड करके, और उसका तो बिजनेस है, वो उसका बिजनेस है, दैट यू हैव टू थिंक। तो आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट रूल, दैट इज ये हमारा हो गया अप्लायंसेस का रिप्लेसमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट रूल इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस। जनरली हमारे दिमाग में क्वेश्चन होता है कि हम इंश्योरेंस कितनी का करवाएं। पहली बात तो इंश्योरेंस मतलब होता है टर्म इंश्योरेंस। ये जितने भी प्लान्स होते हैं ना, मैं नाम लूंगा, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक कंपनी, ये जो जीवन आनंद, जीवन श्री, समथिंग समथिंग, ये सब दुनिया के वेस्टफुल प्रोडक्ट हैं। आई एम रिपीटिंग, दीज आर द वेस्टफुल प्रोडक्ट। जो सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट, सबसे गलती यही होती है, हम कोई ना कोई हमारा मामा, चाचा, नाना, रिलेटिव आता है एंड इन इन्फ्लुएंस कि हाँ जी ये ले लो, हम उसको ले लेते हैं। नो, यू हैव टू बाय ओनली वन इंश्योरेंस, दैट इज योर टर्म इंश्योरेंस। कितना होना चाहिए? दैट शुड बी अप्रोक्स 15 to 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। अगेन मेरी लाइफ, मेरे इनकम अगर 1 लाख रुपीज पर मंथ है, 12 महीने में 12 लाख हो गई, 12 लाख का 20 टाइम्स कर दीजिए, 2 करोड़ 40 लाख होती है। अगर 2 करोड़ का आप एक टर्म प्लान ले लेते हैं, दैट इज मोर देन एनफ। कब तक के लिए लेना है? 2 चीज इंपॉर्टेंट है, कितने का लेना है और कितने लाइफ एज तक के लिए लेना है, 2 चीज। इसके सिवा तो कुछ और लेना नहीं। जितने भी आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाएंगे, दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्लान। मैं पीएनबी मेटलाइफ से बोल रही हूँ, हमारा एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान आया है, प्लीज। नो, दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट, यू आर नॉट सपोज टू गो फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बाय ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। कितने का लेना है? 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम रूल। अगेन कब तक के लिए लेना है? When you find कि जब तक आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, आई एम रिपीटिंग, जब तक आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है। सपोज मैं और मेरी वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, अब मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे पे डिपेंडेंट है। मेरी बेटी की एज जो है 10 इयर्स है, मुझे पता है मैं उसको 14, 15, 16 साल और पढ़ाऊंगा, मान लो 25, 26, 27, मैक्सिमम 28 में मैं उसकी शादी वादी कर दूंगा, वो अपने घर जाएगी। नाउ बेटे का उससे पहले हुआ, बिकॉज बेटा उससे बड़ा है। तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट कब तक है? ओनली नेक्स्ट 18 ईयर्स, ओनली नेक्स्ट 18 ईयर्स। उसके बाद मेरे पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ है, वो ऑलरेडी वर्किंग है, हमने अपना रिटायरमेंट का प्लान कर रखा है। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरी वाइफ का उससे काम हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम द रिटायरमेंट प्लान। मेरे ऊपर डिपेंडेंट केवल और मेरा बेटा और मेरी बेटी है। नाउ बेटी जब चली गई तो मेरे पर कोई डिपेंडेंट नहीं, उसके बाद मुझे टर्म इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो इंश्योरेंस वाले भैया आपके पास आएंगे तो वो कहेंगे आप बाय करिए 75 इयर्स तक, 80 इयर्स तक, 85 इयर्स तक, बिकॉज जितना ज्यादा लाइफ के लिए आप बाय करेंगे, आपके मरने के चांसेस ज्यादा होंगे। आपको पैसे मिल, अरे आप मर जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, उसका होगा क्या? फॉर व्हाट पर्पज? यू व्हेनेवर यू आर सेविंग देयर शुड बी अ पर्पज। आपकी बेटी अपने घर चलेगी, बेटा आपका कमा रहा है, जॉब कर रहा है, उसको 1 करोड़ रुपए मिल भी जाएंगे तो उससे क्या होगा? क्यों आप अपनी करंट हैप्पीनेस को काट के, बिकॉज व्हेनेवर यू आर पेइंग अ प्रीमियम, दैट मींस यू आर कटिंग डाउन योर करंट हैप्पीनेस फॉर समथिंग फ्यूचर जिसकी साथ जरूरत भी नहीं। तो प्लीज आपको ध्यान रखना है, इंश्योरेंस वाले भैया का क्या टारगेट है? बिकॉज जितना मोटा प्रीमियम होगा उतना मोटा उनका कमीशन होगा, उतना ही मोटा उनका कमीशन होगा। तो दे विल ऑलवेज डेट कि आपको 2 करोड़ का नहीं 5 करोड़ का होना चाहिए। अगेन वो
आपका 60 इयर्स तक नहीं, 70 होना चाहिए, 80 होना चाहिए, बिकॉज लाइफ जितना बढ़ती जाती है उसका प्रीमियम अमाउंट बढ़ता जाता है. तो दे विल ऑलवेज टेल यू प्लीज नेवर गो फॉर दैट. रूल ऑफ थंब सेज योर इंश्योरेंस शुड बी 20 times ऑफ योर एनुअल इनकम टिल यू हैव डिपेंडेंट अपॉन यू. उसके बाद आपको किसी इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं. नेक्स्ट इज मेडिकल इंश्योरेंस. अगेन यहां पे भी आता है. मेडिकल इंश्योरेंस में भी जो होता है, हम आज कोरोना जैसी बीमारी आ गई, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कितने का इंश्योरेंस करा है मेडिकल इंश्योरेंस में, फिर ये होता है कितने का करा है. ठीक है, रूल ऑफ थंब यहां पे भी है सिंपल, 6 month ऑफ योर एनुअल इनकम. 6 month हाफ कर दे, अपने एनुअल इनकम का हाफ कर दीजिए, या मंथली इनकम को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो है दैट शुड बी योर मेडिकल इंश्योरेंस. मेडिकल इंश्योरेंस मींस 6 times ऑफ योर मंथली इनकम और हाफ ऑफ योर एनुअल इनकम. नाउ अब मैं आपको एक रूल बता रहा हूं हाउ यू कैन सेव मनी फ्रॉम दिस. जनरली अगर मुझे आज 50 लाख का एक इंश्योरेंस खरीदना है, तो वो आएगा मेरी एज में 50 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस विल कॉस्ट अप्रोक्स 40,000 पर ईयर फॉर मी एंड माय फैमिली, अ फ्लोटर इंश्योरेंस पॉलिसी. लेकिन आपको क्या करना है, 6 month का लेना है, यानी केवल आपको 6 लाख का लेना है. आपको 50 लाख का नहीं लेना. योर इंश्योरेंस वाला भैया विल ऑलवेज टेल कि आप इतने का लो, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत महंगे हो गए हैं. बट प्लीज you are not supposed to buy, because that is only you are helping to that insurance agent or the company. आपको क्या करना है, you have to buy insurance 6, 7, 8 लाख का, 10 लाख का मैक्सिमम ले लिया आपने. Then you buy a top up plan. टॉप अप प्लान क्या होता है, वो आपको 1000, 12, जैसे मैंने दे रखा है, मैंने 1 करोड़ तक का टॉप अप प्लान ले रखा है. मेरा आई थिंक 2000 रुपए साल का जाता है. उसका रूल क्या होता है, सपोज मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया, तो 10 लाख का इंश्योरेंस विल बिकम 20 लाख का इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली. जब आप क्लेम नहीं करते हैं तो नो क्लेम बोनस जुड़ के इट विल बिकम 20 लाख का. 20 लाख का यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट. अगर किसी साल कोई ऐसे एक्सपेंडिचर आ जाते हैं व्हेन योर 20 लाख इज एग्जॉस्टेड, देन ओनली यू विल यूज दैट टॉप अप प्लान. तो जो कंपनी जो आपको टॉप अप प्लान में इंश्योर कर रही है, उसकी जो रिस्क होती है वो बहुत कम होती है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर फॉलिंग सिक. Second, you are spending the amount whichever is there in your normal plan. 20 लाख का करने के बाद टॉप अप मिलता है, तो इसलिए वो बहुत सस्ता आता है. तो मैंने क्या किया, 15,000 में मैंने 20 लाख का इंश्योरेंस लिया, 2,000 में मैंने बाकी 1 करोड़ का ले लिया. मेरे को क्या हो गया, 1 करोड़ तक की सेविंग हो गई, 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस हो गया, बट 17 में, अदरवाइज मुझे 40,000 देना पड़ता पर ईयर. तो इसलिए यू आर नॉट सपोज टू बाई अ मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ 50 लाख, 1 करोड़. प्लीज नेवर बाई, दैट इज बहुत कॉस्टली होते हैं, और जब आपकी एज बढ़ती जाएगी आपको बहुत पैसे देना पड़ेगा. तो बाई अ मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट. इस तरह से मैंने आपको बताया 6 month ऑफ योर इनकम के आसपास, दैट इज मोर देन इनफ. एंड बाई अ टॉप अप प्लान, it will help you. Next rule of thumb for personal finance is your investment into gold. Again ये आता है कि सर हमारा गोल्ड में क्या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो वो कितना होना चाहिए, how much to invest into gold. First of all, whenever you are buying a jewelry, it is not investment at all. आपका मन करता है धनतेरस पे जाइए, आप whatever the necklace और झुमका और whatever you want to buy, that is your consumption. Always assume, ये नहीं कि आप घर से गए और कुछ खरीद के ले आओ और उसके बाद घर में हमने तो इतना इन्वेस्ट कर दिया. No, please. It should be from your consumption. You have income, from that you have saving, you have consumption. उस consumption में से पैसे बचा के आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं. जब आप सेविंग्स में से खरीदते हैं, आपको कभी भी ज्वेलरी नहीं परचेज करनी है. एक प्रोडक्ट मैं बार बार कहता हूं, दुनिया का सबसे अच्छा गोल्ड प्रोडक्ट है. कोई एजेंट आपको नहीं बेचेगा, बिकॉज इस पे कोई कमीशन नहीं मिलता. नो कमीशन नहीं मिलता. दिस प्रोडक्ट इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉल्ड एज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. आज का जो गोल्ड का रेट है उस पे आपको वो मिल जाएगा. आफ्टर 8 years, उसका 8 years का रिडम्पशन पीरियड होता है. आफ्टर 8 years यू विल सेल इट. जो भी उस समय का गोल्ड का टाइम होगा उस पे आपको उसको सेल कर देना है. यू आर बाइंग गोल्ड, but not in physical form. You will get a certificate
इन डीमेट आप उसको रखेंगे. What is the benefit of having gold investment first of all, and then what is the added benefit of having gold in form of sovereign gold bond? Gold is the best hedge for the inflation. Whenever there is conflict in the economy or society, gold सबसे तेजी से बढ़ता है. जब आपने देखा था कोरोना था तो गोल्ड 40,000 से 56,000 बहुत तेजी से बढ़ता था, अगर आपको पता हो. जैसे ही कोरोना नीचे आया देन वो थोड़ा नीचे आया. तो गोल्ड इज द बेस्ट हेज फॉर द इन्वेस्टमेंट. कन्फ्लिक्टिंग सोसाइटी, इसमें कभी कभी आपको कोई कहते हैं ना, इकोनॉमी में जब प्रॉब्लम आती है, सोसाइटी में प्रॉब्लम आती है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो गया, जैसे कि अभी चाइना में, सॉरी इसमें श्रीलंका में हुआ था, इन दैट गोल्ड का जो रिटर्न होता है दैट इज द ऑलवेज बेस्ट. नाउ ये तो हो गया गोल्ड. कितना रखना है? 10 to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो इज एनफ. उससे ज्यादा आपको नहीं रखना चाहिए. नाउ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या क्या फायदे हैं? पहला, आपको लॉकर नहीं चाहिए, आपको लॉकर नहीं चाहिए. दूसरा, नो मेकिंग चार्ज. तीसरा, नो जीएसटी. चौथा, उसके बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, नो इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है. आज मैं गोल्ड की ज्वेलरी खरीदता हूं या कॉइन खरीदता हूं या बार खरीदता हूं, 8 साल बाद उसको मैं बेचता हूं, तो वॉट एवर द गेन आई विल हैव, उस पर मुझे कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन जब मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सेल करता हूं तो मुझे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना. बियॉन्ड दिस, ये सारे बेनिफिट के बाद, नो जीएसटी, नो मेकिंग चार्जेस, नो लॉकर रेंट रिक्वायर्ड, नो कैपिटल गेन, 2.5% पर एनम मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है. 2.5%. तो 8 साल में 20% तो यही हो गया एक्स्ट्रा. फिर आपने टैक्स से जो बचा लिए, जो आपने जीएसटी सेव कर लिया, मेकिंग चार्ज सेव कर लिया, तो इट इज लॉट ऑफ सेविंग इफ यू बाय गोल्ड फ्रॉम sovereign gold bond. This is the best instrument, but no broker will tell you because they will not get any interest, sorry, commission. Now educational loan, again, आप लोग स्कूल में हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो 12th के बाद जाते हैं, फिर वो लोन लेते हैं कभी हायर एजुकेशन के लिए आउटसाइड इंडिया. कितना तक का किसी को एजुकेशनल लोन लेना चाहिए? देखिए, प्रोडक्ट आज के टाइम पे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में ही, विद इन इंडिया ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख के कोर्सेज कराती हैं. You go to some of the Sonipat universities, you will have your graduation in 40 lakh, 45 lakh. सोनीपत में 2-3 यूनिवर्सिटी है, I do not want to name them, but ऐसा है. लोन लेना for the education is not bad, but how much you should be taking loan for the education? Simple rule, आपको ये देखना है कि जिस कोर्स के लिए आप लोन ले रहे हो, after doing that course, what will be your first year yield? Suppose मैं MBBS कर रहा हूँ, MBBS में मेरे को 1 करोड़ रुपीस खर्च होता है, मैंने लोन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं. क्या मैं जब जॉब करूंगा तो 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा? अगर ऐसा है, मतलब मे बी अब 1 करोड़ है, किसी को नहीं पता 5 साल के बाद आपको क्या जॉब मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड ऑल आप थोड़ा सा देख पाते हैं. तो अगर ऐसा है कि यू कैन गेट 1 करोड़ रुपीस per annum, तो that loan is good, that is a good investment. लेकिन सपोज मैंने 50 लाख रुपीस का लोन लेके सम XYZ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उसके बाद मैं जॉब पे गया, मुझे 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख पर एनम की जॉब मिलती है. प्लीज, दैट इज नॉट गुड इन्वेस्टमेंट ईदर इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन टाइम और दैट इज मनी. जो 5 साल ले लिए वो भी बेकार हो गए, पैसे हुआ. तो ऑलवेज कैलकुलेट दिस. आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे, बहुत अच्छा होता है. IIT वगैरह की अगर आप फीस देखेंगे 5 साल की और उनकी एवरेज इनकम देखेंगे, आपको समझ में आएगा. मेडिकल में अगर आप फीस देखेंगे, उनकी एवरेज इनकम देखेंगे, आपको समझ में आएगा. अगर आप NLUs वगैरह की फीस देखेंगे, एनुअल इनकम देखेंगे, आपको तो आप देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये रूल कैसे बना है. ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि योर फीस in 5 year or whatever the loan you are taking for the 5 year or 4 year or 3 year, whatever the course, and your income, annual income, the yield of the course after completing that course, अगर ये सब मिलता है तो that is good, otherwise आपको उतना लोन नहीं लेना चाहिए किसी भी हालत में. Again one thing, next rule,
रूल रिलेटेड टू ईएमआई, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इस रूल से जनरली हमारे मंथली कन्फ्लिक्ट्स जो घर में होते हैं, कई बार हम बच्चों के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वाइफ हस्बैंड के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कई बार हम अपनी जो हमारी भी देखिए, हमने अगर 25 साल पढ़ाई लिखाई करके एंड वी एंटर्ड इनटू अ जॉब, तो वी वांट सम हैप्पीनेस इन द लाइफ, सम टूर्स, सम मूवीज, सम कार, सम फोन और समथिंग, हम नहीं कर पाते हैं। वाई? कई बार होता है कि हम अपने एक्सपेंडिचर को, कौन से एक्सपेंडिचर, ईएमआई एक्सपेंडिचर को इतना बढ़ा देते हैं कि हम उस चीज को नहीं कर पाते हैं। योर ईएमआई इन एनी सिचुएशन शुड नॉट बी मोर देन 30-35%। कोशिश तो करना चाहिए, मैं तो फाइनेंस का पर्सन हूं, मैं तो हमेशा कहता हूं लोन लेना ही नहीं। कार के लिए लोन नहीं लेना है, टीवी के लिए लोन नहीं लेना है, घूमने के लिए लोन नहीं लेना है, घर के लिए कभी ले सकते हैं, वो भी मैंने तो नहीं लिया, और लेकिन अगर ले लिया तो ठीक है, लेकिन कितना? मैं फिर कहता हूं, नॉट मोर देन 30-35% ऑफ योर मंथली सैलरी गो इनटू ईएमआई। वैसे बैंक वाले 40% से ऊपर तो बैंक वाले नहीं देते, मैं आपको बता रहा हूँ। इफ यू विल अप्लाई फॉर होम लोन, तो वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक यही करते हैं कि आपकी जो भी इनकम है 40% से ज्यादा की ईएमआई वो बनाते ही नहीं है। दिस इज एज पर द रूल ऑफ आरबीआई। ठीक है आप, लेकिन उस हिसाब अगर आप 30-35% पे रोक देते हैं तो आप ठीक से आप अपने एक्सपेंडिचर्स को प्लान कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम इन योर पर्सनल फाइनेंस। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, विंडफॉल गेन्स। व्हाट इज विंडफॉल गेन? अचानक कहीं से पैसा आता है, मे बी फादर की कोई प्रॉपर्टी थी, आपने, फादर नहीं रहे, आपने उसको सेल कर दिया, अचानक पैसा आ गया। मे बी कहीं से आपको कोई ज्वेलरी वेलरी थी पुरानी, और कोई कुछ इंटेलिजेंट से लोग मुझे दिख रहे हैं इस सेशन में, पता चला कौन बढ़ेगा करोड़पति में चले गए और पवनजीत सिंह उसमें से 1 करोड़ रुपए जीत गए। मे बी दैट कैन बी सिचुएशन। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट रूल कहता है, भाई आपने जीता है, अचानक पैसा आया तो हैप्पीनेस होगी, कुछ पार्टी करेंगे, कुछ अपग्रेड भी करेंगे, फोन अपग्रेड, कुछ कपड़े खरीद, कुछ भी कर लेंगे, व्हाटएवर यू शुड बी डूइंग दैट। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, रूल कहता है करना चाहिए, लेकिन उस केस में नॉट 8 to 10%, 8% रूल है। रूल अगर आप देखेंगे, गूगल करेंगे, आपको ये मैंने आपको बताया, दीज आर नॉट द रूल्स फ्रेम्ड बाय मी। अगर आप गूगल करेंगे थम्स रूल ऑफ थंब पर्सनल फाइनेंस, आपको ये सारे मिल जाएंगे, मैंने केवल उनको एकोमोडेट किया है, इकट्ठा किया है। तो 8% से ऊपर नहीं करना चाहिए, बाकी 90% को आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, मे बी फॉर द एजुकेशन पर्पज, मे बी फॉर द हाउस पर्पज, मे बी फॉर द रिटायरमेंट पर्पज, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आपको वहां पे करना चाहिए। आपको विंडफॉल गेन्स लाइफ में बहुत कम लोगों के आते हैं, और आते हैं तो सबसे बड़ी गलती होती है, आपने सुना होगा गुड़गांव वगैरह जैसे सिटी में पता चला किसी कंपनी ने आपकी लैंड एक्वायर कर ली। अब जब लैंड एक्वायर कर रही है तो उसमें 2 तरह की फैमिलीज होती है। एक फैमिली ऐसी होती है, उसमें से थोड़ा बहुत अपने आप को अपग्रेड करके बाकी कहीं लैंड में इन्वेस्ट कर देती है, आगे कुछ फ्लैट्स खरीद देती है, आगे उनकी लाइफ देखिए। और एक दूसरी फैमिली होती है जो बड़ी बड़ी कार खरीद के घूमने लगती है, उसके बाद 5 साल के बाद देन दे कम ऑन रोड। आप देखिएगा अपने आसपास, ऐसा हुआ होगा अगर आप गुड़गांव, नोएडा इस तरह पे सिटी में रहे। आई हैव सीन इन गुड़गांव माय सेल्फ। तो वही है कि विंडफॉल गेन जो है ना, इसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने लाइफ में, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर लेडीज को शादी में बहुत सारे एसेट्स मिल जाते हैं, गोल्ड वगैरह मिल जाते हैं, कैश मिलता है, उस केस में आप उसको क्या करें, उसको कैसे इन्वेस्ट करें, तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी डॉटर है शादी की तरह, आप उसको समझा सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट इज स्पेंडिंग गलत है यहाँ पे, कोई बात नहीं। ट्रैक योर स्पेंडिंग। देखिए आपको क्या करना है, जो आप खर्च करते हैं मंथली, जो आप खर्च करते हैं, आपको उसकी डेविएशन, कई बार मैं कहता हूँ बजट बनाइए, आपको बजट बनाना चाहिए, कितना खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम ब्रॉड हेड्स को जरूर देखिए। आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, आपका पेट्रोल एक्सपेंडिचर, आपके फूड का एक्सपेंडिचर, आपका रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं, मे बी क्लोथ एक्सपेंडिचर, मे बी आपकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, मुझे समझ में आता है कि हाँ मेरे घर का बिजली का बिल 5,000 के आसपास आता है, मेरे घर का राशन का बिल 8,000 के आसपास आता है, मेरे घर का पेट्रोल का खर्चा 10,000 के आसपास आता है। दिस इज माई, मैं आपको एक्चुअल फिगर बता रहा हूँ बिकॉज हमारे घर में ट्रैक होता है, मैंने आप लोगों को अपने घर का बजट दिखाया हुआ है ऑन स्क्रीन। तो उस केस मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अपने घर के एक्सपेंडिचर के डेविएशंस को जरूर नोट कीजिए ऑलवेज।
ऑलवेज डेविएशन, अगर डेविएशन कभी ज्यादा होने लगे, 10% 15% बढ़ने लगे, सपोज पेट्रोल का खर्च अचानक, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका एक 18 ईयर का बच्चा है, अचानक वो उसको दूध लाने को बोलते हैं तो भी वो कार लेके जाता है, ऐसा तो नहीं है, या ऐसा आप तो नहीं करते। तो आपको देखना पड़ेगा, इफ यू नोट योर एक्सपेंडिचर इट इज वेरी गुड, और प्लीज नोट डाउन द डेविएशंस। आप लोगों में से बहुत सारे लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और बच्चों को पढ़ाते होंगे इकोनॉमिक्स एंड ऑल में, लेकिन वो जो पढ़ाते हैं ना उसको यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर डेविएशंस बहुत ज्यादा है किसी भी एक्सपेंडिचर में, तो उसको पक्का नोट करिए और करेक्टिव एक्शंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविएशंस तो देख लिया आपने, बिजनेस स्टडी में हमारा एक कंसेप्ट है जहां पे कहते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड देन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड देन टेकिंग द डेविएशंस, एंड तो वो सब आपको भी उसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ डेविएशंस क्या है और इसको हम नेक्स्ट टाइम ना होने दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन पर्सनल फाइनेंस। और ये कहता है, देखिए कभी ना कभी होगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं होगा, लेकिन 10% के ऊपर अगर आप जाने लगे तो इसको आपको कोशिश करना है, अवॉइड करना है कि ये ना हो। नेक्स्ट रूल वेरी इंपॉर्टेंट, लग्जरी। ये लग्जरी स्पेंडिंग में पहली बात तो आते क्या है आपको पता होना चाहिए। लग्जरी स्पेंडिंग में आपके आते हैं, प्लीज लेडीज मुझे माफ कर देना, आपके पार्लर का खर्चा। लग्जरी स्पेंडिंग में आपके हेयर कट एंड ऑल जो भी होते हैं, आप जब फोन खरीदते हैं किस तरह का आप खरीदते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लग्जरी स्पेंडिंग। आपके मूवी देखने का खर्चा, आपके रेस्टोरेंट में जाके वीकली जो आप फूड एंड ऑन पे जाते हैं वो खर्च जो आप जाते हैं, आप वीक में एक बार चले गए बच्चों को लेके, या साल में एक बार घूमने जाते हैं, 2 बार जाते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ लग्जरी। क्या इसको नहीं करना चाहिए? मैं इसके एकदम अगेंस्ट हूँ। पर्सनल फाइनेंस ऐसा कहीं नहीं कहता कि इसको नहीं करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। मैं भी करता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ, इफ यू हैव मनी प्लीज डू नॉट कीप इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, प्लीज यूज इट। आपको सीक्वेंस बताना चाहिए, योर प्रेजेंट नीड्स, योर फ्यूचर नीड्स, एंड आफ्टर योर फ्यूचर नीड्स यू शुड बी पुटिंग मनी फॉर योर लग्जरीज। नाउ रूल ऑफ फाइनेंस कहता है कि अगर आप 7-8% तक अगर आप अपने मंथली एक्सपेंडिचर का, अपने मंथली इनकम का लग्जरी में खर्च करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहाँ आने लगती है? पता चलता है कि पार्लर का खर्चा और आईफोन का खर्चा, और मे बी किसी घर में ऐसा होगा रोज स्विगी एंड जोमेटो ही हो रहा है, तो वो जो खर्च आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बियॉन्ड अ लिमिट। यहाँ पे लिमिट इन्होंने दिया है 8% का, उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो इट इज ऑलवेज डेंजरस, आपको ऐसा नहीं करना है। अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज द रीफाइनेंसिंग ऑफ हाउस। ये क्या कहता है? ये है मतलब सपोज आपने एक होम लोन ले रखा है, होम लोन का इंटरेस्ट बढ़ता घटता रहता है। अगर आपको कोई ऑप्शन मिलता है कि कोई और बैंक आपको 1% लेसर पे आपको होम लोन दे रहा है, तो आपको होम लोन को रीफाइनेंस, अपने होम को रीफाइनेंस करवा लेना चाहिए, यानी अपने लोन को शिफ्ट कर देना चाहिए। लेकिन 0.25% किसी ने ज्यादा दिया किसी ने कम दिया, उसके चक्कर में आपको बार बार इसमें नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज उसका डॉक्यूमेंटेशन खर्चा एंड ऑल दोस थिंग मिला जुला के सब बराबर हो जाएगा। 1% डेविएशन अगर है, सपोज आपका लोन 8% पे है, यू आर गेटिंग लोन एट 7%, यू शुड बी कंसिडरिंग। योर लोन इज एट 9%, यू आर गेटिंग लोन एट 8% or 7.5%, 1% or more पे you should be considering, 1% से less पे you should not be considering, because आज X बैंक का ज्यादा है, कल Y का ज्यादा होगा, तो वो आपको परेशान करेगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, द लास्ट रूल वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बताने से पहले मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, इन एनी ग्रुप जहां से भी आपको इसका लिंक मिला था आज के सेशन का, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट होगा, प्लीज पुट योर फीडबैक। You like the session, you do not like the session, you want some improvement in that, you want some topic to be included next time, or a particular topic on which you want the session, please put the feedback, it will help me। और अभी थोड़ी देर के बाद ग्रहण शुरू होने वाला है, तो बाहर आप लोग नहीं निकलेंगे, घर में रहेंगे। कुछ लोग कहेंगे ये कुछ ऑर्थोडॉक्स है या समथिंग है, नो, इट देयर आर साइंटिफिक रीजंस, तो आप लोग घर में रहेंगे, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। थोड़ा सा मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ, नो डाउट, मैं ब्राह्मण हूँ, वो भी काशी का, तो शुरू से जो है वो कहते हैं ना, हमारे जो संस्कार हैं वो रह जाते हैं, कुछ भी कर लीजिए। लेकिन अभी हमारा तो लास्ट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, applicable for everyone, what can be the rule, what can be the very important rule, anyone tell me what can be the, इन सारे रूल्स से 17 रूल्स आपने देखे,
What can be the 18th rule? Very important, related to personal finance. To follow the Sir, all about rules. saving. मैनेज करना, फॉलो करना. follow the all rules. Portfolio को manage करना. Anyone else? Anyone Sir, else? about saving. About saving, that was the first rule. Sir, creating asset. Creating asset, वो तो saving करेंगे तो asset create हो Sir, जाएगा. happiness. Happiness, okay. Okay. ठीक है. Now, 18th rule of personal finance. Very important rule. This is the 18th rule. What is the 18th rule? Must attend every session. You will get a lot of things in this. Most important and beautiful rule. So you will get Most important. तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज, आज छुट्टी का दिन था, मैंने सोचा कि आप लोग को मैं भी कुछ देखिए, जब मैं कुछ प्रिपेयर करता हूं तो मेरा टाइम उसमें लगता है. मैं सोच रहा था कि आप लोग की छुट्टी है, मे बी कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं. दिस इज माय कांटेक्ट नंबर. ऐसे आप लोग के पास, सबके पास होगा. एनीवन हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. मेरा ऊपर वाले नंबर पे, दैट इज 9999469946 पे व्हाट्सएप होता है. यू कैन. आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज गिव यू फीडबैक. अभी अगर आप में से कोई वॉलंटियर होके कोई फीडबैक देना चाहता है, I will be happy to any one of you. सर मेरा एक फीडबैक है सर. हाँ बोलो वेदांत. सर आपकी जो YouTube पे वीडियोस होती है, जैसे शॉर्ट वीडियोस वगैरह होती है, उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो पूरा अच्छे से प्रॉपर नहीं होता, वो हाफ वीडियो में ही वो तो बेटा मैं हम लोग टीचर्स हैं ना, आप लोग क्या है, न्यू जनरेशन के टेक्निकल वाले पर्सन हो, और हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग तो जो रिकॉर्ड करते हैं वो डाल देते हैं. ठीक है, बट आई विल टेक इट इन. देखिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे कुछ सीख पाऊं इसके बारे में. एनीथिंग रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस, एनीवन? हेलो. यस, रमेश यादव जी प्लीज. रमेश यादव जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं. सर रिगार्डिंग द पवन जी बोल रहा हूँ सर. Yes, सर sir, रिगार्डिंग yes, द पोर्टफोलियो, हाउ टू डिसाइड, मतलब कैसे क्या क्राइटेरिया आते हैं पोर्टफोलियो का? अच्छा, एक कितने काम बार कर सर सकते वो कभी करेंगे सर, उसके ऊपर भी सेशन करेंगे. मैं चाह रहा हूँ कि जो हमने पर्सनल फाइनेंस के जो ये रूल्स बताए हैं, इससे रिलेटेड कुछ अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई क्वेरीज है, तो इट विल बी गुड. तो नमिता शर्मा हैज रेज्ड हैंड. यस मैम प्लीज. यस सर, आज ये जो 18 रूल्स सुने और मैंने नोट डाउन भी किए, मुझे लगा आपसे बहुत पहले मिलना चाहिए था. ये सारे रूल्स जब हमने अर्निंग स्टार्ट की थी तब से फॉलो अप करते तो शायद पता नहीं कहाँ होते. लेकिन कोई नहीं, अभी से स्टार्ट करेंगे इनको, जितना भी बेनिफिट मिल पाए. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. देखिए मैम, हम जब सीखते हैं ना, देखिए हम 3 तरह से सीखते हैं. कई बार हम अपने लिए सीखते हैं, बिल्कुल. कई बार हम अपने बच्चों के लिए सीखते हैं. मे भी हमारे लिए नहीं. मेरा बेटा अभी 15 साल का है, मैं ये रूल सीख रहा हूँ. मैं वो उसकी लाइफ में जब वो अर्निंग स्टार्ट करेगा तो मैं उसको गाइड करूंगा, तो उनका. और कई बार हम सोसाइटी के लिए सीखते हैं. मैं टीचर्स के थ्रू क्यों जाता हूँ, जब मैं चाहता हूँ कि जब आप स्कूल में पढ़ा रहे हो बच्चों को, तब उनसे कभी फ्री पीरियड है, कभी सब्स्टिट्यूशन पीरियड है, आप उनसे बातें करिए, ये चीजें बताइए उनको. बिकॉज हमारे इंडिया के एजुकेशन कल्चर में ये चीज, मतलब देखिए मैं तो एमकॉम तक कर गया, मैंने बहुत सारे फाइनेंस की थ्योरी पढ़ी, मैंने एमबीए में पढ़ी, मैंने पीएचडी कर ली, लेकिन अप्लाई हमारे लाइफ में कैसे करना है ये हमने कहीं नहीं पढ़ा. Yes, तो वो बच्चों को अगर हम में से, अगर आप लोग 10 बच्चों को भी गाइड कर पाएंगे ना, तो कितना बड़ी पॉपुलेशन को हम कैटर कर पाएंगे. yes sir, thank you सर मैं ट्राई करता हूँ क्लासेस में, whenever I free, मतलब whenever I got the substitution, in that time I try to जो भी आपसे सीखता थोड़ा बहुत बच्चों शेयर करता है. वेरी गुड सर. आपके पास ना कंटेंट होगा, जब आप सब्स्टिट्यूशन पीरियड में, सपोज आप किसी साइंस सेक्शन में चले गए, किसी ह्यूमैनिटीज सेक्शन में चले गए, कभी 10th में चले गए, तो आपके पास कंटेंट होता है ना, तो आप वो आपके 40 मिनट्स आप यूटिलाइज कर पाते हैं. और अदरवाइज आप एक अकाउंट्स के टीचर हैं, आप 10th क्लास में चले गए, वहां क्या, तो दिस कंटेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. ठीक है. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. थैंक यू. सर एक डाउट है मेरा. थैंक यू.